नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड में 5 सेकंड तक हिली धरती, खूंटी रहा सेंटर। भूकंप के जोरदार झटकों से थर्रा उठी है। झारखंड में भूकंप के झटके शनिवार को महसूस किए गए। बता दें कि भूकंप के झटके सुबह 9:20 पे आए। इस दौरान 5 सेकंड तक धरती कांपी। रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.6 रही। भूकंप का केंद्र खूंटी था। इसकी गहराई धरती से 5 किलोमीटर नीचे थी। हालांकि तीव्रता कम होने के कारण से किसी तरह के नुकसान की खबरें नहीं आई हैं। खबरों की माने तो भूकंप का असर केंद्र से 50 से 60 किलोमीटर के दायरे में देखने को मिला है, जिस कारण से खूंटी के अलावा राजधानी रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम के इलाके में लोगों को भी इसका एहसास हुआ है। बता दें कि जमशेदपुर और सरायकेला खरसावां जिले के कांद्रा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप से किसी भी प्रकार के जान माल के नुकसान होने की कोई जानकारी नहीं है। हेमंत सोरेन के उम्र विवाद पर बचाव में उतरी कल्पना सोरेन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की उम्र को लेकर उठ रहे विवादों पर पलटवार करते हुए उनकी पत्नी और झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक कल्पना सोरेन ने सवाल उठाया कि क्या उम्र इतनी बड़ी वजह बन गई है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वे हेमंत सोरेन से डरे हुए हैं और उन्हें पर्याप्त विषय नहीं मिल रहे हैं, इसलिए वे इस उम्र विवाद को सुर्खियों में ला रहे हैं। इससे पहले शुक्रवार 1 नवंबर को विवादों पर प्रतिक्रिया देते हुए असम के मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के सह प्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की पूरी व्यवस्था को फर्जी बताया। बता दें कि कल्पना सोरेन ने कहा कि क्या उम्र इतनी बड़ी वजह बन गई है। मुझे लगता है कि अगर आप हेमंत सोरेन से इतने डरे हुए हैं तो आपको कोई विषय नहीं मिल रहा है। झारखंड में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के चुनावी रैली से पहले मुख्यमंत्री ने मांगा लाखों का बकाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के चुनावी राज्य झारखंड के निर्धारित दौरे से पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र से अनुरोध किया कि वे कोयले के 1.36 लाख करोड़ रुपए के बकाया का भुगतान करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को झारखंड में 2 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं, जबकि शाह 3 नवंबर को 3 सार्वजनिक बैठकों को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक्स पर पोस्ट किया कि पीएम और गृह मंत्री झारखंड आ रहे हैं। मैं पुनः उनसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हम झारखंडियों का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए हमें लौटा दें। झारखंड एवं झारखंडियों के विकास के लिए यह राशि अत्यंत आवश्यक है। झारखंड में प्रथम चरण में 43 सीटों पर 683 उम्मीदवार, 73 महिलाएं भी प्रत्याशी। झारखंड में विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण की 43 सीटों पर उम्मीदवारों की स्थिति स्पष्ट हो गई है। नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी और नाम वापसी की तारीख खत्म होने के बाद इन सीटों पर कुल 683 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें महिला उम्मीदवारों की संख्या 73 है। एक ट्रांसजेंडर भी चुनाव मैदान में है। बता दें कि 2019 में इन 43 सीटों पर कुल 633 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। प्रथम चरण की सीटों में विधायक बनने की दौड़ में शामिल महिला उम्मीदवारों का प्रतिशत लगभग 10.68 है। इनमें राष्ट्रीय पार्टियों की ओर से उम्मीदवार बनाई गई महिलाओं की संख्या 12 है। झारखंड की मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय पार्टियों ने कुल 32 उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है, जिनमें महिलाओं की संख्या मात्र 4 है। सीनियर आईएएस अलका तिवारी ने किया पदभार ग्रहण, कहा जनहित में करेंगी काम। सीनियर आईएएस अफसर अलका तिवारी ने शनिवार को झारखंड की मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया। बता दें कि वे झारखंड की तीसरी महिला मुख्य सचिव हैं। इनसे पहले लक्ष्मी सिंह और राजबाला वर्मा झारखंड की मुख्य सचिव रह चुकी हैं। बता दें कि 1988 बैच की सीनियर आईएएस अफसर अलका तिवारी ने कहा कि जनहित में काम करना उनकी प्राथमिकता होगी। पदभार ग्रहण करने पर डीजीपी अजय कुमार सिंह समेत अन्य अधिकारियों ने मुलाकात कर उन्हें बधाई दी।
बता दें कि नई मुख्य सचिव अलका तिवारी ने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर फिलहाल झारखंड में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। इसलिए मुख्य सचिव के पद पर रहकर प्राथमिकता बताना उचित नहीं है। जैसे ही नई सरकार का गठन हो जाता है, जनहित में काम करना ही उनकी प्राथमिकता होगी। भारतीय रेलवे में नौकरी का सुनहरा मौका, कई पदों पर निकली भर्ती। दक्षिण पश्चिम रेलवे ने खेल कोटा के अंतर्गत खाली पदों पर भर्ती के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती के अंतर्गत कुल 46 पद भरे जाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 19 नवंबर 2024 है। इच्छुक उम्मीदवार ऑफलाइन या पोस्ट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को हुबली और बेंगलुरु में नियुक्ति दी जाएगी। रेलवे विभाग में नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवार इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आवेदन करने से पहले पद, शैक्षणिक योग्यता, वेतन, आयु सीमा, आवेदन शुल्क और चयन प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। बता दें कि शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो दक्षिण पश्चिम रेलवे भर्ती अधिसूचना के अनुसार उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से 10वीं 12वीं बीएससी या स्नातक पूरा करना अनिवार्य है। 25 नवंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। 18वीं लोकसभा का पहला शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होगा और 20 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण बिल पेश किए जा सकते हैं, जिनमें वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ विधेयक शामिल हैं। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव भी इसी सत्र में पास किया जा सकता है। शीतकालीन सत्र हंगामेदार होने के आसार हैं। दरअसल विपक्षी दल वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रहे हैं और देश में एक साथ चुनाव के पक्ष में नहीं है। उधर सरकार इस बिल पर अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है। इस बिल के विरोध में विपक्षी दल सदन में हंगामा कर सकते हैं। बता दें कि शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होगा और 20 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान एक राष्ट्र एक चुनाव और वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा होने की उम्मीद है। गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 शीतकालीन सत्र में पारित किया जाएगा। इस सत्र के दौरान अन्य कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। संसद का संयुक्त सत्र 26 नवंबर को संविधान की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आयोजित किया जा सकता है। इसके साथ ही वक्फ विधेयक पर बनी जेपीसी अपनी रिपोर्ट संसद के शीतकालीन सत्र में पेश कर सकती है। यूपीआई पेमेंट में हुआ बड़ा बदलाव, ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाई, अब बिना पिन या पासवर्ड के कर सकेंगे पेमेंट। 1 नवंबर 2024 से यूपीआई लाइट में दो अहम बदलाव हो रहे हैं, जिससे गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे यूपीआई प्लेटफॉर्म के यूजर्स को अधिक सुविधा मिलेगी। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने यूपीआई लाइट में ट्रांजैक्शन लिमिट और ऑटो टॉपअप की सुविधा में सुधार किया है। आरबीआई ने यूपीआई लाइट की ट्रांजैक्शन सीमा को बढ़ा दिया है, जिससे अब यूजर्स पहले से अधिक मात्रा में छोटे भुगतान कर सकेंगे। यदि यूपीआई लाइट वॉलेट का बैलेंस एक निर्धारित सीमा से कम हो जाता है, तो वह अपने आप उपयोगकर्ता के बैंक खाते से टॉपअप हो जाएगा। इससे भुगतान में इससे भुगतान में कोई रुकावट नहीं आएगी। यूपीआई लाइट गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे सभी यूपीआई प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। यह एक डिजिटल वॉलेट सेवा है जो छोटे लेनदेन को बिना पिन या पासवर्ड के आसान बनाती है। एनपीसीआई ने यूपीआई लाइट वॉलेट के लिए 2000 रुपये की अधिकतम टॉपअप सीमा तय की है, जिसे अब उपयोगकर्ता मैनुअली और ऑटो टॉपअप दोनों तरह से भर सकते हैं। यूपीआई लाइट में ऑटो पे बैलेंस सर्विस एक्टिवेट करने के लिए यूजर को अपने खाते में एक न्यूनतम सीमा तय करनी होगी। जैसे ही बैलेंस इस सीमा से कम होगा, यह स्वचालित रूप से टॉपअप हो जाएगा। एनपीसीआई ने यह भी निर्धारित किया कि यूजर्स दिन में 5 बार तक ही अपने वॉलेट को टॉप अप कर सकेंगे। ट्रेन टिकट रिजर्वेशन के नए नियम लागू। भारतीय रेलवे ने अपने टिकटिंग नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब ट्रेन टिकटों की एडवांस बुकिंग का समय 120 दिनों से घटाकर 60 दिन कर दिया गया है। यह नियम 1 नवंबर 2024 से लागू हो गया है।
पहले से बुक किए गए टिकटों पर इसका कोई असर नहीं होगा। यात्री अपनी यात्रा की योजना के अनुसार सफर कर सकेंगे। खबर है कि रेल मंत्रालय ने ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए एडवांस रिजर्वेशन पीरियड में बदलाव किया है। मंत्रालय का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य असली यात्रियों को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने बताया कि यह बदलाव वास्तविक यात्री मांग को दिखाने के लिए किया गया है। आंकड़ों के अनुसार 61 से 120 दिन पहले की गई लगभग 21% बुकिंग रद्द हो जाती है। वहीं लगभग 5% यात्री अपनी यात्रा पर नहीं पहुंचते। मंत्रालय ने बताया कि कुछ दिन में चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन जैसे ताज एक्सप्रेस और गोमती एक्सप्रेस पहले की तरह कम टाइम लिमिट में बुकिंग जारी रखेगी। विदेशी टूरिस्ट के लिए 365 दिनों की एडवांस रिजर्वेशन पीरियड में कोई चेंज नहीं होगा। 31 अक्टूबर 2024 से पहले 120 दिनों की एडवांस बुकिंग में की गई मौजूदा बुकिंग्स वैलिड रहेगी। दिसंबर में इस दिन होगी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। सीटेट यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई द्वारा यह परीक्षा इस वर्ष 15 दिसंबर में आयोजित की जाएगी। उम्मीद है कि जिन उम्मीदवारों ने पंजीकरण पूरा किया है वे जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा की तिथि 14 दिसंबर 2024 शनिवार तय की गई है, जबकि भीड़ भाड़ वाले शहरों में परीक्षा 15 दिसंबर को भी हो सकती है। अधिसूचना में कहा गया है कि अब विभिन्न उम्मीदवारों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 15 दिसंबर 2024 यानी रविवार को कुछ प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जानी हैं। इसलिए उम्मीदवारों के हित को ध्यान में रखते हुए 14 दिसंबर 2024 शनिवार को सीटेट परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। यदि किसी शहर में उम्मीदवारों की संख्या अधिक है तो परीक्षा 15 दिसंबर 2024 रविवार को भी आयोजित की जा सकती है। देश के 3 राज्यों में भयंकर बारिश का हाई अलर्ट। दीपावली बीत गई, लेकिन इसके बावजूद उत्तर भारत में सर्दी अभी तक नहीं आई। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आए दाना चक्रवात तूफान ने ठंड की स्थितियों को पलट दिया है। दाना चक्रवात तूफान ने पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं को राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों और प्रदेशों में आने से रोक दिया है, जिसके कारण से उत्तर भारत के राज्यों का तापमान बढ़ गया है। भारतीय मौसम विज्ञान का कहना है कि इस महीने के बीच में यानी 15 नवंबर के आसपास ठंड के तेजी से बढ़ने का दौर शुरू होने की संभावना है। आईएमडी के अनुसार इस साल लाल नीना की वजह से भारत में कम समय के दौरान बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने की संभावना है। ला नीना की वजह से समुद्र का तापमान ठंडा हो जाता है, इसलिए उससे टकराकर लौटने वाली हवा ठंड के रूप में बेहद खतरनाक हो जाती है।